Good morning, everyone. I hope you all are well. My name is Payal Singh, Assistant Professor of Indraprastha Law College. My today's topic is defenses for defamation. Initially, the onus is on the plaintiff to prove that defendant intended to defame him. If the plaintiff proves the defamatory statement, then defendant can take the available defenses. Actually, प्लेंटिफ जब किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस करते हैं तो इनिशियली द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द डिफेंडेंट का अगर डिफेमेशन का एक्ट प्रूव हो जाते हैं देन इट कम्स द टर्न फॉर द डिफेमेशन फॉर द डिफेंडेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ. सो व्हाट वी विल सी टुडे व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल for the Tortas Act of Defamation. Number 1, truth or justification. If the defendant is able to prove that the statement is true, the truth of the defamatory statement, he will not be liable. The truth is a good defense in civil suit and also criminal action. डिफामेशन एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था डिफामेशन दोनों तरीके के हो सकते हैं. इट मे बी अ सिविल सूट, इट मे बी अ टॉर्टस एक्ट एंड इट मे बी अ क्रिमिनल एक्शन ऑल्सो. इट मे बी अ क्रिमिनल डिफामेशन की वजह से क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आती है एंड टॉर्टस एक्ट भी होता है एक, तो कंपेंसेशन देना भी हो सकता है. सो फर्स्ट डिफेंस ऑफ डिफामेशन इज ट्रूथ और जस्टिफिकेशन. कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अगर डिफामेटरी है फॉर द अनदर पर्सन बट द स्टेटमेंट इज ट्रू, देन ये डिफामेशन होते हुए भी यू विल नॉट बी लायबल. सो इट इज़ अ वेरी गुड डिफेंस फॉर डिफामेशन. एंड नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड पॉइंट इज फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट. Comment means expression of an opinion on certain facts. This defense frequently relied upon the praise. The comment is said to fair if it is made for public good. In other words, fair or bona fide comment means honest criticism of matter of public good. ये वाला जो डिफेंस है ये एक्चुअली न्यूज़पेपर वाले बहुत यूज़ करते हैं. फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइमा फेसी आपको लग रहा है दिस कमेंट या दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बट वो एक्चुअली में प्रूव करने के बाद या बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के बाद शायद आपको पता चले कि ये ट्रूथ नहीं था, बट बोनाफाइडली पीपल को यही लग रहा है एंड कोई भी रीज़नेबल पर्सन को ये लगेगा कि दिस इज़ द ट्रूथ. ऐसे टाइम में अगर कोई भी अपने गुड फेथ से या कोई भी फेयर कमेंट करते हैं या फेयर ओपिनियन देते हैं, जैसे अक्सर न्यूज़पेपर में हो जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ बोनाफाइडली ऑन गुड फेथ वो लोग रिलीज़ कर देते हैं या पब्लिश हो जाते हैं, बाद में ये प्रूव होता है कि वो गलत था. तो इस तरीके की सिचुएशन में डिफेंडेंट कैन बी डिफेंडेड बाय दिस डिफेंस दैट फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट किया था मैंने. इट इंक्लूड्स स्टेट अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पब्लिक इंस्ट्रक्शन और लोकल अथॉरिटीज़. ओके, सो फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट में एक चीज़ मैंने और भी बोला था कि पब्लिक गुड के लिए या कोई भी पब्लिक का कोई भी अफेयर हो जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट रिलेटेड हो, ऐसे चीज़ों में अगर कोई भी फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट करते हैं तो इससे लायबिलिटी नहीं आती. फेयर कमेंट में कोई भी स्टेट अफेयर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेकर कोई भी अपना बोनाफाइड कमेंट दे सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं, एंड कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या लोकल अथॉरिटीज़ के लिए भी अपने बोनाफाइड कमेंट देने के लिए राइट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस बोनाफाइडली. द डिफेंडेंट कैन क्रिटिसाइज द नॉवल or cinema or any such article work pointing out the defect not the character. कहीं पे भी जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं, मूवी के क्रिटिक्स होते हैं, या हम लोग भी मूवी देखने के बाद या कोई भी नॉवल या बुक पढ़ने के बाद हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम लोग अपना ओपिनियंस देते हैं, रीडर्स या व्यूअर्स अपने ओपिनियंस देते हैं. that comes under bona fide and fair comment. Next is privilege. There are certain occasions in which a person is free to express his or his views or publish any statement. The defendant on such occasion is said to have been privileged. देखिए कुछ पर्सन ऐसे हैं
जिनके पास प्रिविलेज होता है कि दे कैन से एनी डिफामेटरी सेंटेंस, डिफामेटरी वर्ड टू अनदर पर्सन, ताकि उनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ रहता है। वो प्रिविलेज क्यों मिलता है, और तभी आपको पता चलेगा जब मैं दोनों टाइप के प्रिविलेजेस के एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रिविलेज एक्चुअली क्यों मिला हुआ है। अदरवाइज़ इनिशियली सुनने में लगेगा कि इस तरीके से भी कोई प्रिविलेज मिलता है क्या, कि किसी को हम डिफेम भी करें और हमें लायबिलिटी ना हो। प्रिविलेज इज टू टाइप्स, एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड qualified privilege. So what is absolute privilege? Example, absolute privilege: if a person has absolute privilege to make any statement without any fear of defamation suit, through it is false and malicious. अगर कोई भी पर्सन के पास ऐसा कोई भी प्रिविलेज है जिसकी वजह से उसको पता है कि मैं कोई फॉल्स एंड मेलिशियस स्टेटमेंट इंटेंशनली भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको डिफामेशन का डर नहीं है, ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है कि ही हैज़ एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एग्जाम्पल, इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 1052 एंड स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 194(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज एब्सोल्यूट प्रिविलेज। क्या होता है कि जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स चलते हैं, राज्यसभा लोकसभा में, हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी डिबेट्स होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली उनको अगर एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो कोई भी मैटर को लेकर कोई डिबेट नहीं करना चाहेगा, कोई भी डेलिब्रेशंस नहीं होगा, कोई भी अगेंस्ट में अपने ओपिनियन नहीं देंगे, फॉर में ही हमेशा बोलना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों में क्या होगा कि कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं आ पाएगा। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 105 सब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 194 सब आर्टिकल 2 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज ग्रांट करते हैं कि वो कोई भी डिफामेटरी सेंटेंस बोलने के बाद भी लायबल नहीं होते हैं, उनके डिफामेशन के केसेस नहीं होते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ example of absolute privilege is judicial proceedings. No action liable for libel or slander lies against judges, counsel, witness or parties for the words written or spoken in judicial proceedings maliciously out of ill will against the person defamed. कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी जजेस को भी हम डिफामेशंस के जजेस के अंडर भी केस कर देते हैं, या फिर कोई भी काउंसिल दैट इज़ एडवोकेट्स के अंडर हम केस करते हैं, या फिर विटनेस के अंडर, तो कभी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्योंकि सारे जजेस, एडवोकेट्स, विटनेस, पार्टीज़ सब यही सोचेंगे कि इस केस के बाद अगर पार्टी जीत गया तो हमारे अगेंस्ट वो डिफामेशन का केस करने वाले हैं। तो इस तरीके से बायसनेस आ सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो जजेस, काउंसिल्स, विटनेस, पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं, उनके अगेंस्ट में डिफामेशंस के केस नहीं होते हैं अदर देन एनी एक्सेप्शनल केस, अगर बहुत एक्सेप्शनल केस ना हो जाए तो। और एक्सेप्शनल केस में भी एडवोकेट्स एंड जजेस के लिए तो कभी भी डिफामेशन का केस नहीं होता है, एटलीस्ट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर उनकी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ हो तो वो अलग बात है। एक एग्जाम्पल केस स्टडी है जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस राफत अली खान AIR 1938 827। Plaintiff was examined as defense witness in court presided by the defendant. In course of examination of defendant said the plaintiff dishonest, liar, foolish. It was found that the magistrate used this word to degrade the plaintiff. इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, प्लेंटिफ कौन थे? प्लेंटिफ कोर्ट में आए हुए थे। कोर्ट किसका था? जज के। तो जज के कोर्ट में एक विटनेस आए थे, ही फाइल द केस लेटर ऑन। तो अब कौन जो विटनेस थे, डिफेंस विटनेस थे, वो आप प्लेंटिफ बन गए न्यू केस में। एंड जज के अगेंस्ट उन्होंने केस किया कि जब उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था विटनेस का, एग्जामिनेशन के टाइम में उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किया था विटनेस के लिए, दैट मीन्स ही इज़ द विटनेस इज़ डिसऑनेस्ट, लायर एंड फुलिश। बाद में जब उन्होंने केस के बाद जब कंप्लीट हो गया, जिस केस के वो विटनेस दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जज के
अगेंस्ट में केस किया, डिफामेशन का उन्होंने भरे कोर्ट में, उनको डिफेम किया है। तो इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ हार गए थे क्योंकि डिफेंडेंट के पास, दैट इज़ द जज के पास क्या था, एब्सोल्यूट प्रिविलेज था। उनके ये सब बोलने के मतलब ये नहीं है कि उन्होंने डिफामेशन किया है। अगर उन्होंने डिफामेशन किया भी है तो उसके लिए उनको लायबल नहीं होना पड़ेगा। डिफेंस इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज। और एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इज स्टेट कमीशन, ऑफिसर थ्रू कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बाय पब्लिक ऑफिसर। कोई भी पब्लिक ऑफिसर, स्टेट कमीशन का कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी न्यूज़ या कोई भी किसी के बारे में कोई भी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसमें अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल होते हैं जो कि डिफामेटरी हो सकता है, अगर वो रिलीज़ कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, इन दैट केस ही विल नॉट बी liable for defamation because he has absolute privilege। तो absolute privilege के 3 एग्जाम्पल क्या है, parliamentary proceedings, then judicial proceedings and state commission। And the second type of privilege is qualified privilege। Qualified privilege exists only when defendant makes his statement honestly and carefully। If the creditor who makes a statement about debtor financial position to another creditor। एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अ मास्टर और प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अ ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज सर्वेंट। क्या होता है क्वालिफाइड प्रिविलेज में, क्वालिफाइड प्रिविलेज एक्चुअली हर टाइम के लिए नहीं, कुछ कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में जब बोनाफाइडली, ऑनेस्टली एंड केयरफुली कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों को बताया जाता है, दैट विल बी क्वालिफाइड प्रिविलेज। कैसे, मैं दो एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए कि मैंने एक बैंक से कुछ पैसे लोन लिया है बट मैंने रीपे नहीं किया और मैंने बैंक बी से भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया। बैंक बी अगर बैंक ए को कॉल करके या किसी भी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे कि मेरा क्या स्टेटस है मेरा डेट का, मेरा लोन का, अगर बैंक ए ने बी को कुछ रिवील किया है कि आप इनको लोन मत दीजिए बिकॉज ऑलरेडी जो लोन है वो ही इन्होंने पे नहीं किया, दैट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड केयरफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटर टू द क्रेडिटर। इस तरीके से चीज़ों में क्या होता है, बैंक ए के पास एक क्वालिफाइड प्रिविलेज है कि उन्होंने अगर मुझे डिफेम किया भी है, फॉर दैट ही हैज़ सम प्रिविलेज बिकॉज उन्होंने बहुत ऑनेस्टली ये स्टेटमेंट दिया है। एंड एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई सर्वेंट है जिसके बारे में मुझे पता है कि ही इज़ डिसऑनेस्ट एंड मैं उसको हटा देती हूँ एंड वो दूसरा किसी के पास जाता है एंड अप्लाई करते हैं, तो मास्टर बी अगर मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं उस सर्वेंट के बारे में कि क्यों मैंने उनको फायर किया था एंड क्या उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए कि नहीं, तो अगर मैं कोई बोनाफाइड या कोई भी ऑनेस्टली इन्फॉर्मेशन मास्टर बी को देना चाहती हूँ, for that I am privileged qualifiedly। Okay, I think the defenses of defamation is clear to you। If there will be any problem, please put the questions on the comment box। Thank you for your listening।